friends, welcome to this channel. So this is our JIB and CIB made simple, and in today's lesson we are going to discuss our human resource management, that is elective पेपर। जून 2023 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका आंसर सहित मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो HRM दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आपका इलेक्टिव पेपर है। इसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग यही पेपर है HRM, जैसा कि हमने जून 2023 में देखा था। तो इस वीडियो के माध्यम से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और आपको पता चलेगा इससे कि हाँ ये टॉपिक हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन को सही तरीके से कर पाएंगे। तो यही हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो के पीछे। तो अंतिम तक बने रहे दोस्तों, आप सभी तरह के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उसको देख पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि टैसिट नॉलेज का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ टैसिट नॉलेज। तो ज़रा ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऑप्शंस आपके सामने 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है रेसिपी फॉर अ ग्रैंड मदर फेमस एप्पल पाई, यानी ग्रैंड मदर का जो फेमस एप्पल पाई है उसका जो रेसिपी है वो हमारा टैसिट नॉलेज का एग्जाम्पल है। दूसरा कह रहा है द स्टेप इन्वॉल्व इन असेंबलिंग अ पीस ऑफ फर्नीचर, यानी आप एक फर्नीचर के पीस को असेंबल कर रहे हैं तो उसमें जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व है वो हमारा टैसिट नॉलेज का एग्जाम्पल है। तीसरा कह रहा है कि जो चेस का गेम का रूल है वो हमारा टैसिट नॉलेज का एग्जाम्पल है। और चौथा ऑप्शन कर रहा है ऑल द अबव। बताइए दोस्तों क्या सही लग रहा है आपको। आपने टैसिट नॉलेज के बारे में पढ़ा होगा, मैं समझाता हूँ दोस्तों। सही जवाब है इसका ऑल द अबव। जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं ना वो टैसिट नॉलेज के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि दोस्तों सभी को फॉर्मलाइज करना या कम्युनिकेट करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जैसे मैं आपको पहले बताऊँ, जो ग्रैंड मदर का फेमस एप्पल पाई का जो रेसिपी है वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, राइट। उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, उनके पर्सनल इंट्यूशन पे बेस्ड है। और ये डिफ़िकल्ट होगा कि हम इंस्ट्रक्शन लिखें जो कि उनके रिज़ल्ट को परफेक्टली रेप्लिकेट करेगा। दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है कि आपका फर्नीचर के पीस को असेंबल करना, ये भी डिफ़िकल्ट है कोडिफाई करना, क्योंकि दोस्तों इसमें भी आपको टैसिट नॉलेज चाहिए कि कैसे आप टूल्स को यूज करेंगे, कैसे आप इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करेंगे। और जो तीसरा का ऑप्शन कर रहा है कि आपका जो चेस का गेम का रूल है ये भी हमारे कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है, जिसको आपको एक्सप्लेन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। मान लीजिए कोई किसी आदमी ने गेम पहले खेला ही नहीं है तो उसको भी समझाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो रिगार्डिंग दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, और जो तीनों हमारे एग्जाम्पल दे रखे हैं तीनों के तीनों हमारे टैसिट नॉलेज के बेस्ट एग्जाम्पल हैं, बिकॉज ऑल आर डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलाइज और कम्युनिकेट। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने थ्योरी एक्स पढ़ा होगा, आपने HRM में दोस्तों ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में थ्योरी एक्स पढ़ा होगा। सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन जो है थ्योरी एक्स के संदर्भ में सबसे उपयुक्त है, यानी दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट कंसिस्टेंट विथ थ्योरी एक्स। चलिए जरा ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वर्कर्स आर नेचुरली लेजी एंड अवॉइड वर्क वेन एवर पॉसिबल, यानी जो वर्कर्स होते हैं वो नेचुरली लेजी होते हैं और जहाँ तक हो सके कि वो अपने वर्क को अवॉइड करते हैं। दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि वर्कर जो होते हैं वो मनी और सिक्योरिटी से मोटिवेटेड होते हैं। तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि वर्कर जो होते हैं वो सेल्फ डायरेक्शन के कैपेबल होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं, यानी जो वर्कर हैं वो सेल्फ डायरेक्शन को अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये मेरी जिम्मेवारी है। और लास्ट ऑप्शन है कि वर्कर क्रिएटिव होते हैं, राइट, एंड वो सॉल्विंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एंजॉय करते हैं। बताइए थ्योरी एक्स क्या एज्यूम करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थ्योरी एक्स आपने पढ़ा होगा तो जरूर जवाब दिया होगा इसका। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए। जो थ्योरी एक्स ऑप्शन ए कथन सही है दोस्तों। क्यों सही है? क्योंकि दोस्तों थ्योरी एक्स मैनेजर इस बात पे विश्वास रखते हैं कि वर्कर जो नेचुरली हैं वो लेजी हैं और वो अवॉइड करेंगे वर्क को जितना हो सके उतना। वो तो मैनेजर इस बात को बिलीव करते हैं कि वर्कर को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए ताकि वो प्रोडक्टिव हो सकें। ये थ्योरी एक्स वाले मानते हैं। बाकी जो स्टेटमेंट है आपका कि मोटिवेटेड बाय मनी एंड सिक्योरिटी, कैपेबल ऑफ सेल्फ डायरेक्शन एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्कर आर क्रिएटिव एंड एंजॉय सॉल्विंग प्रॉब्लम, तो बाकी ये स्टेटमेंट ज़्यादा कंसिस्टेंट है थ्योरी वाइज है। मान लीजिए यहीं पे सवाल आपसे पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है थ्योरी वाइज से, तो बाकी जो आपका BCD स्टेटमेंट है ये थ्योरी वाइज से कंसिस्टेंट है। थ्योरी वाइज ये एज्यूम करता है। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ 4 चीज़ और एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। सो दिस इज़ द वे हमारा जो PYQs का सेशन रहता है इसी प्रकार से रहता है। पहले तो कंसेप्ट समझ लीजिए उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का, उसके अलावा और क्या क्वेश्चन बन सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। और दोस्तों इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन कलेक्ट किए जो पिछले बार पूछे गए थे HRM में। चलिए उसी का मैं आपको वीडियोस प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो देखिए थ्योरी वाइज ये एज्यूम करता है कि वर्कर जो है वो केवल पैसा से मोटिवेटेड नहीं होते हैं, सिक्योरिटी से मोटिवेटेड नहीं होते हैं। तो थ्योरी वाइज जो मैनेजर है
वो इस बात पे विश्वास रखते हैं कि वर्कर जो है सेल्फ डायरेक्शन से कैपेबल होते हैं, यानी सक्षम होते हैं कि खुद से डायरेक्शन ले सकें और अपनी जिम्मेवारी को समझते हैं। वो थ्योरी वाई के मैनेजर इस बात पे भी विश्वास रखते हैं कि वर्कर क्रिएटिव होते हैं और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इंजॉय करते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑप्शन ए तो है ही, ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है क्योंकि थ्योरी वाई से रिलेटेड है, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है जो कि थ्योरी वाई से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, आपको यदि इलेक्टिव पेपर की कंटेंट की रिक्वायरमेंट है, चाहे कोई भी इलेक्टिव पेपर हो आपका, एचआरएम हो, आईटी हो, रूरल बैंकिंग हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, सेंट्रल बैंकिंग हो, तो दोस्तों हमारे पास कंटेंट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एचआरएम में सभी में आपको सैम्पल पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया हूँ ताकि आप देख पाएँ। जैसे एचआरएम में आप देखेंगे तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू पीडीएफ का एक फोल्डर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आंसर का एक पीडीएफ फोल्डर है। थ्योरी एंड एमसीक्यू में देख सकते हैं थ्योरी पीडीएफ, एमसीक्यू पीडीएफ। आप देख सकते हैं मॉड्यूल वाइज थ्योरी अरेंज है और उसमें यूनिट वाइज अरेंज है। उसी प्रकार से एमसीक्यू पीडीएफ में आ जाइए तो मॉड्यूल वाइज भी एमसीक्यूज अरेंज है, उसके अंदर आप हर एक यूनिट के एमसीक्यूज को प्राप्त कर सकते हैं और इसको डाउनलोड का भी ऑप्शन है ताकि आप प्रिंट ले सकते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों आप रूरल बैंकिंग में आके देख सकते हैं, सेम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, 100 क्वेश्चन मैंने डाल रखा है, पिछले साल में पूछे गए हैं, ताकि दोस्तों आपको पता चले कि हाँ ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसको हमें ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा मैं हर एक टॉपिक का आपको थ्योरी और एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेंट्रल बैंकिंग हो, रिस्क मैनेजमेंट हो, आपका कोई भी इलेक्टिव पेपर हो, तो दोस्तों आप हमारे इस पार्टिकुलर कोर्स को इनरोल हो सकते हैं। मात्र 250 रुपये में आपको एक कोर्स मिल रहा है, आपको एक कूपन कोड को अप्लाई करना है, ठीक है, जो कि है हमारा लर्न 40, आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। तो करना क्या है दोस्तों, हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और ये जो हमारा CIB इलेक्टिव पेपर थ्योरी प्लस एमसीक्यू है इसमें आपको इनरोल हो जाना है। जो हमारा ऐप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, या मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप करके भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए MBO प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। MBO का फुल फॉर्म आपको पता है ना, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। आपसे सवाल ये पूछा गया था, इनमें से कौन सा MBO प्रोसेस का की स्टेप नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की स्टेप ऑफ द MBO प्रोसेस। ठीक है, MBO प्रोसेस का कौन सा की स्टेप नहीं है, ये सवाल है। पहला ऑप्शन कर रहा है ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, दूसरा ऑप्शन कर रहा है कि एम्प्लॉय के साथ ऑब्जेक्टिव को शेयर करो, तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि एम्प्लॉय को इनकरेज करो कि वो गोल सेटिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, और चौथा ऑप्शन कर रहा है कि प्रोग्रेस मॉनिटर करो और परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो। मैं फिर से रिपीट कर दूं, MBO प्रोसेस में कौन सा की स्टेप नहीं है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, ऑब्जेक्टिव को शेयर करना, इनकरेज करना एम्प्लॉय को कि वो गोल सेटिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, और लास्ट ऑप्शन है कि मॉनिटर प्रोग्रेस। तो ये जो इनकरेजमेंट वाला प्रोसेस है ना दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि एम्प्लॉय को इनकरेज करे, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ MBO, राइट। देखिए MBO प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो मैनेजर और एम्प्लॉय है ना, वो जॉइंटली बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एम्प्लॉय को गोल सेटिंग में पार्टिसिपेट करने का, कुछ किसी केस में मैनेजर सिंपली ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, खुद ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं एम्प्लॉय के लिए, समझे। तो लेकिन जो बाकी 3 स्टेप है ना, वो बहुत ज़रूरी है MBO प्रोसेस का। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने से मैनेजर और एम्प्लॉय ये इंश्योर करते हैं कि वो सेम गोल के प्रति काम कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव शेयर करना एम्प्लॉय के साथ, तो मैनेजर इंश्योर करते हैं कि सभी लोग अवेयर हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए। प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, इससे क्या होगा, मैनेजर जो है एम्प्लॉय के प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं उनके गोल के प्रति, और उन्हें फीडबैक भी प्रोवाइड कर सकते हैं जैसा उन्हें ज़रूरत हो। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि MBO प्रोसेस में कौन कौन से मेन स्टेप्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इनमें से कौन सा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है। मैंने अपने वीडियो लेसन में भी समझाया है, HRM का हमारे पास वीडियो लेसन भी अवेलेबल है, आप उसे भी अवेल कर सकते हैं। इसे मैंने नेचुरल जस्टिस को क्लियरली एक्सप्लेन किया है। ऑप्शन को देखते हैं, नेमो जुडेक्स इन सुआ कॉसा दैट नो वन शुड बी जज इन हिज ऑन काउच। बी कर रहा है ऑडी एलिटेरम पार्टम एंड हियर द अदर साइड। सी कर रहा है रेस जुडिकाटा मैटर दैट हैज़ बीन डायरेक्टेड कैन नॉट बी रीओपन। एंड लास्ट ऑप्शन है रूल्स अगेंस्ट बाइस। सही जवाब है करेक्ट आंसर सी। देखिए ये जो रेस जुडिकाटा है ये प्रोसीड्यूरल लॉ का प्रिंसिपल है, जबकि बाकी जो 3 है वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल हैं। तो आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है, राइट। तो मैं आपको प्रत्येक प्रिंसिपल का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। सबसे पहले नेमो जुडेक्स इन सुआ कासा, मतलब क्या होता है, ये प्रिंसिपल रोकता है किसी लोग को कि वो जज रहे अपने केस में, ऐसा इसलिए क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माना जाएगा। नेक्स्ट होता है ऑडी एलिटेरम पार्टम, ये प्रिंसिपल में लिखा गया है कि जितने भी पार्टीज हैं डिस्प्यूट में उन्हें फेयर हियरिंग दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें जो है नोटिस दिया जाएगा प्रोसीडिंग का, उन्हें अलाउ किया जाएगा कि वो अपना एविडेंस प्रेजेंट करें और वो क्रॉस एग्जामिन कर सकेंगे बाकी दूसरे पार्टी के विटनेस को। रूल्स अगेंस्ट बाइस, ये जो प्रिंसिपल है ये प्रोहिबिट करता है जज को कि वो एक केस में बाइस रहे। इसका मतलब कि जज जो है इम्पार्शियल रहे और वो उनके पास कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहे और आउटकम ऑफ द केस।
सो प्लीज़ रिमेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया था कि BANI का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट डज बानी स्टैंड फॉर। तो ऑप्शन था ब्रिटल, एनेक्सियस, नॉन लीनियर, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, वोलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगियस, बिल्डर एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लास्ट ऑप्शन नन ऑफ द। सही जवाब है इसका ब्रिटल, एनेक्सियस, नॉन लीनियर, कॉम्प्रिहेंसिव। तो दोस्तों ये जो वर्ड है ना ब्रिटल, एनेक्सियस, नॉन लीनियर, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, तो इसको कॉइन किया गया था जामियास कैसियो ने, एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, फ्यूचरिस्ट थे और ऑथर थे। उन्होंने इस पार्टिकुलर टर्म के माध्यम से जो हमारा वर्ल्ड का करंट स्टेट है उसे डिस्क्राइब किया। तो बानी जो है व्यूका एक्रोनिम का सक्सेसर है, ठीक है। व्यूका का फुल फॉर्म पता है ना आपको, वोलेटाइल, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्स और एम्बिगियस। तो बानी व्यूका को एक स्टेप फर्दर लेता है, वो इसके ब्रिटलनेस को एम्फेसाइज करता है, एनेक्सिटी को एम्फेसाइज करता है, नॉन लिनियरिटी को एम्फेसाइज करता है और इनकॉम्प्रिहेंसिबल नेचर ऑफ वर्ल्ड को एम्फेसाइज करता है। तो ऑप्शन नंबर ही करेक्ट है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे MCQs अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले। तो ये सभी चीज़ को यदि आप एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स में इनरोल हो जाइए। HRM का जो PDF कोर्स है उसमें आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो डिटेल जानकारी के लिए या तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें या दोस्तों आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करके उस कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। यू विल गेट ऑल द 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच वर आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर एंड वी आर ऑल्सो अपलोडिंग मोर एंड मोर ऑन डे टू डे बेसिस। थैंक यू।